अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के पहले चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कशन करेंगे। मैंने फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर ही वो डिवीज़न कर दी थी, वहाँ से आप प्रॉपर्ली से देख सकते हैं। तो आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सी रीजन कैसे होती है, किस तरह की होती है। फिर उसके बाद जो है हम उसके रिलेटिंग क्वेश्चन भी जो है वो करेंगे और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। सेट ऑफ पॉइंट्स या पॉइंट सेट क्या होता है, नाम से ही शो हो रहा है। पॉइंट्स का जो सेट होगा उसे सेट ऑफ पॉइंट कहेंगे, या इसमें स्पेसिफिक क्या होगा कि इसमें पॉइंट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में होंगे। एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन द कम्प्लेक्स प्लेन will be two dimensional is called point set। अगर आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन हो, यकीनन उसके अंदर नंबर जो हैं वो भी कम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो उनकी जो कलेक्शन है वो आपके पास सेट ऑफ पॉइंट या पॉइंट सेट कहलाता है। एंड ईच पॉइंट इज़ कॉल्ड ए मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। और यकीनन उसका जो सेट आपके पास होगा उसका हर पॉइंट उसका मेंबर या एलिमेंट कहलाएगा। Neighborhood, an epsilon neighborhood, absolute value of z minus z naught less than epsilon of a given point z naught, consists of all points z lying inside but not on the circle centered at z naught and with the specified positive radius epsilon, is called neighborhood। सिंपल सी बात, आपको मैंने जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर कम्प्लेक्स जो है सर्कल की इक्वेशन बताई थी कि कम्प्लेक्स नंबर जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें क्या था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल्स r था। तो अगर आपके पास ऐसी रीजन हो जो इनसाइड सर्कल लायक आ रही हो, इसके इंटीरियर में हो, तो वो आपके और यूँ कह लें अपनी आसानी के लिए कि आप एक टेस्टिंग पॉइंट लें और एक फ़िक्स पॉइंट ले लें। अगर उनके दरमियान में डिस्टेंस वो सर्कल के इंटीरियर में ही रहे तो फिर इस सूरत में वो आपके पास जो पॉइंट है z नॉट रिलेटिंग टू z, वो उसकी नेबरहुड कहलाएगा। डिलीटेड नेबरहुड, अ डिलीटेड नेबरहुड और पंक्चर डिस्क 0 लेस दैन z माइनस z नॉट मॉड लेस दैन एप्सिलॉन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट z in an epsilon neighborhood of z naught except for the point z naught itself। प्रीवियस डेफिनेशन में z naught इंक्लूड था, लेकिन अगर बीच में से z naught भी निकाल दिया जाए, वो रीजन में लाए ना कर रहा हो, तो फिर इस सूरत में जो आपके पास नेबरहुड बनेगी वो डिलीटेड नेबरहुड कहलाती है। बाकी अगर आप इसकी फ़िगर प्रॉपर्ली देखना चाहते हैं तो आप मेरे नोट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली उसे देख लें, आपको वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी, अब हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट की। A point z naught is said to be an interior point of a set S whenever there is some neighborhood of z naught that contains only points of S। बड़ी सिंपल सी बात है कि इंटीरियर नाम से शोर है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये एक एग्ज़ाम्पल से क्लियर करता हूँ कि अगर आपके पास एक सेट हो, तो अगर आपके पास कोई ऐसी रीजन हो जिसके अंदर आप उस सेट के तमाम एलिमेंट्स इंसर्ट कर दें, तो फिर इस सूरत में वो वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इसके इंटीरियर कहलाएंगे उस सेट के, और जो सेट में मौजूद नहीं होंगे वो उसके यकीनन आउटर साइड में होंगे, वो उसका एक्सटीरियर कहलाएंगे। और अगर हम इसे मज़ीद एक सर्कल कंसीडर कर लें, तो सर्कल में आप जहन में ले आएँ, या एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आप इस एक ले आएँ, एक बॉल लें, फुटबॉल जो है, तो फुटबॉल उसके अंदर भी हम कुछ रख सकते हैं, उसके बाहर भी होगा, और उसकी बाउंड्री पर भी कुछ ना कुछ चीज़ पड़ी हुई होगी। तो वो पॉइंट जो बिल्कुल उसकी सरफेस पर होंगे वो बाउंड्री पॉइंट्स कहलाएंगे, जो उसके अंदर होंगे वो इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे, और जो दोनों जगह पर नहीं होंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो यही डेफिनेशन बता दी। इसके बाद है आपके पास एक्सटीरियर पॉइंट।
A point Z naught is said to be an exterior point of a set S whenever there is some neighborhood of Z naught that contain no points of S. वही जो S के नहीं होंगे रीजन में लाई करें लेकिन S के नहीं होंगे वो आपके पास एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट बाउंड्री पॉइंट्स, अभी मैं बता चुका हूँ आपको। A point Z naught is said to be boundary point of a set S whenever there is some neighborhood of Z naught that contains point belong to S and points not belong to S. For example, the circle Z mod equals to 1 यूनिट सर्कल जो होता है ये बाउंड्री होगा किसी भी सेट का, और इसमें आपके पास Z mod लेस दैन 1 और Z mod लेस दैन इक्वल टू 1 दोनों शामिल होंगे। Z mod इक्वल्स टू 1 अगर आप लें तो उसमें 1 से लेस भी शामिल होंगे और 1 तक भी वैल्यूज़ जो हैं वो शामिल होंगी। तो बाउंड्री पॉइंट ऐसे पॉइंट जो सरफेस पर पड़े होते हैं वो आपके पास बाउंड्री पॉइंट कहलाते हैं। इंटीरियर को भी कवर कर रहा होता है और बिल्कुल सरफेस वाली वैल्यूज़ को भी कवर कर रहा होता है। इसके नेक्स्ट है आपके पास ओपन सेट। अ सेट इज़ ओपन इफ़ इट कंटेन्स नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट। अगर आप एक सेट लें उसके अंदर उसके बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड ना हो, जस्ट इंटीरियर इंक्लूड हो, तो फिर इस सूरत में वो सेट ओपन सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल Z mod लेस दैन 1 है तो अगर आप यूनिट सर्कल लें तो सर्कल के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास उनको लेकर जो सेट बनेगा वो ओपन सेट होगा और उसमें 1 कह लें कि बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं। क्लोज सेट क्या होता है? अ सेट इज़ क्लोज्ड इफ़ इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स एंड द क्लियर ऑफ सेट इज़ द क्लोज सेट। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हो गए तो वो सेट क्लोज कहलाएगा। और क्लोज सेट जो है उसका क्लियर ये अलग से प्रॉपर्टी आप टोपोलॉजी में कर चुके होंगे, हम उस डिस्कशन में नहीं जाते। तो उसका क्लियर जो है मतलब क्लोजनेस जो है उसके जितने तमाम एलिमेंट्स हैं वो क्लोज सेट कहलाएंगे। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एस टुगेदर विद द बाउंड्री ऑफ एस, फॉर एग्जांपल Z mod लेस देन इक्वल्स टू 1। और क्लियर क्या होगा किसी भी क्लोज सेट का? ये वो तमाम पॉइंट्स जिनमें बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल हों और इसके अलावा उसका इंटीरियर भी शामिल हो, जैसे कि आपके पास यूनिट सर्कल जिसमें इंटीरियर पॉइंट्स भी शामिल हों। जी इसके बाद है कनेक्टेड सेट। एन ओपन सेट इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ़ ईच पेयर ऑफ द पॉइंट्स Z1 एंड Z2 it can be joined by a polygonal line. In it can be joined by a polygonal line consisting of a finite number of line segments joined end to end that lies entirely in S. Such set is known as connected set. क्या मतलब हुआ? बड़ी सिंपल सी बात है। एक आपके पास सेट है जबकि वो ओपन सेट होना चाहिए। ओपन सेट है, आप उसके अंदर दो स्पेसिफिक पॉइंट दे दें, कोई से दो दे दे। अगर आपके पास एक सेट ऐसा हो कि उसके अंदर आप दो पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से जॉइन कर सकें, अगर आप एक दो पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से जॉइन कर सकें, फिर इस सूरत में वो वाला सेट जो है वो कनेक्टेड सेट कहलाएगा। बाकी इसकी फिगर जो है वो आप लोग मेरे नोट्स के अंदर देख लीजिएगा। डोमेन, नॉन एम्प्टी ओपन सेट दैट इज़ कनेक्टेड इज़ कॉल्ड डोमेन। ओपन सेट जो होता है नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कनेक्टेड भी हो, नॉन एम्प्टी ओपन सेट भी हो, तो उसे डोमेन कहते हैं। और नीचे नोट लिखा हुआ है कि हर नेबरहुड डोमेन होती है। सिंपली इतनी बात याद रख लें कि आपके पास अगर एक फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज़ आपने पुट करनी है तो वो वाला सेट जो है वो आपका डोमेन कहलाएगा। रीजन क्या होता है? डोमेन हो टुगेदर विद सम, नन और ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स इज रेफर टू एज रीजन। अगर आपके पास कोई डोमेन है जिसमें किसी भी सेट के कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और सारे पॉइंट हो, मतलब तीनों पॉसिबिलिटीज़, जब डोमेन के अंदर पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व करवा दी जाए तो वो रीजन कहलाती है। बाउंडेड सेट, a set S is said to be bounded if every point of S lies inside some circle
z mod इक्वल्स टू r, अदरवाइज इट इज़ अनबाउंडेड। कोई सेट बाउंडेड कब कहलाएगा? अगर वो टोटली किसी एक कह दें कि सिंपल हम सर्कल ही कंसीडर करते हैं, सर्कल के अंदर लाया कर रहा हो, इन सर्कल मतलब बिल्कुल सर्कल के अंदर, तो वो सेट बाउंडेड कहलाएगा। नाम से शो हो रहा है सेट जो बाउंड हो, वरना वो अनबाउंडेड कहलाएगा। एग्जांपल देख लें कि z मार लेस दैन 1 या z मार लेस दैन इक्वल्स टू 1 जो है ये बाउंडेड रीजन है, क्योंकि ये इनसाइड सर्कल लायक आ रही है। जबकि आपके पास हाफ प्लेन जो है रियल ऑफ z ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ये अनबाउंडेड होगा। ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा पता नहीं कितनी वैल्यूज़ होंगी बाउंड। अकोमोडेशन पॉइंट लिमिट पॉइंट भी कहलाता है आपका, डिराइव्ड पॉइंट टोपोलॉजी के अंदर पड़ा होगा। A point z naught is said to be accommodation point of a set S if each deleted neighborhood of Z contain at least one point of S. Next again very simple function, कई बार आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, एक और देख लेते हैं जी। Let S be a set of complex number. A function f defined on S is a rule that assign to each Z in the S a complex number W. Or a function whose domain and range are subset of the set C of complex number is called complex function. ऐसा फंक्शन आपके पास एक स्पेसिफिक रूल हो जो किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ अटैच कर दे, इस सूरत में कि आपके पास इमेज भी सेम रहे और रेपिटेशन भी ना हो, यूनिकनेस भी रहे, तो इस सूरत में वो वाला रूल जो है वो आपका फंक्शन बन जाता है। जबकि अगर आपके पास दूसरी इसकी डेफिनेशन करें तो आपके पास नेक्स्ट कम्प्लेक्स फंक्शन की अगर बात की जाए तो ऐसा फंक्शन हो फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज दोनों कम्प्लेक्स नंबर के सब सेट्स में से हो, फिर इस सूरत में रिलेटिंग फंक्शन जो है वो आपका कम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा। सिंगल वैल्यू फंक्शन नाम से ही शो हो रहा है, ऐसा फंक्शन जिसकी सिर्फ सिंगल वैल्यू होगी। प्रॉपर डेफिनेशन देख लें। For a given complex value function w equals to f at z, if the only one value of w correspond to each value of z, then we say that w is a single value function. या दूसरी डेफिनेशन के w equals to f at z जो है वो एक सिंगल वैल्यू फंक्शन होता है। कब होता है? अगर आपके पास फंक्शन जब आप अप्लाई करें आपके पास स्पेसिफिक सिंगल आंसर आए तो वो सिंगल वैल्यू फंक्शन कहलाता है। मसलन एफ जी स्क्वायर जो है ये आपके पास सिंगल वैल्यू फंक्शन होगा, जी की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें एक ही आंसर आएगा। मल्टी वैल्यू फंक्शन नाम से ही शो हो रहा है, मल्टी वैल्यूड होगा। फॉर अ गिवन कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन w इक्वल्स टू f at z, if more than one value of w correspond to each value of z, then we say that w is a multi value function. या फिर यूँ कहा जा सकता है w इक्वल टू f at z is multi valued। बात वही है कि अगर आपके पास किसी भी फंक्शन की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हों सॉल्व करने के बाद तो वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। जी अब हम बात करने जा रहे हैं लिमिट की। वेरी सिंपल, लेट अ फंक्शन f बी डिफाइंड एट ऑल पॉइंट z इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट। द स्टेटमेंट दैट लिमिट ऑफ f at z as z approaches to z नॉट and a number w, or that limit z approaches z naught f at z equals to w naught, means that the point w equals to f at z can be made arbitrarily close to w naught if we choose the point z close enough to z naught that distant from it, and its epsilon delta form equals to absolute value of f at z. Last line, absolute value of f at z minus w naught will be less than epsilon whenever 0 less than z minus z naught mod less than delta. लिमिट आप रियल एनालिसिस के अंदर भी पढ़ चुके हैं, पहले भी कई दफ़ा आपने की होगी। वेरी सिंपल कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो, फंक्शन एक किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच करेगा। कब अप्रोच करेगा? अगर फंक्शन जिस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, जिस पॉइंट पर कह लें या जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, वो वेरिएबल जैसे जैसे किसी स्पेसिफिक पॉइंट को अप्रोच करेगा, आप यहाँ जैसे जी नॉट को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू जो है किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच करेगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसका रिपीटेड आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, ये आप लोग कर लीजिए। इसके बाद एग्जांपल देख लें जी। शो करें कि लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z over z बार
एग्जिस्ट नहीं करती। हम जी ओवर जी बार को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, मतलब इसका कॉन्जुगेट। तो हम सिंपली क्या करते हैं, चूँकि लिमिट हमने लेनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ले लेते हैं। हम अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस मूव करते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई ज़ीरो लेते हैं। जब वाई ज़ीरो लिया, एक्स को अप्रोच दिखा दिया, उसकी जो है वो वेरिएशन ज़ीरो की तरह दिखा दी, जब इसे सॉल्व किया तो आपके पास आंसर 1 आ गया। सिमिलरली आप वाई को जो है वेरी करवाएं, अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस आप मूवमेंट अपनी दिखाएं और अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप ज़ीरो रखें। एक्स ज़ीरो रखा, वाई जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करवाया, जब आपने ये दिखाया तो आपके पास -1 आंसर आ गया। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग आपका आंसर अलग आ रहा है, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग आंसर अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि यूनिक नहीं है। कुछ थ्योरम है जी लिमिट के हवाले से, इनका प्रॉपर प्रूफ जो है वो मेरे नोट्स के अंदर आप लोग देख लीजिएगा, उसे तैयार भी कर लीजिएगा। बड़ा सिंपल सा है। पहला ये है कि अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो इस सूरत में वो लिमिट यूनिक होगी। किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है वो 2 नहीं हो सकती एक टाइम में, यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर इस सूरत में अगर यूँ कह लें कि 2 आपके पास अलग से फंक्शन है, उनकी एज सेम लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, या यूँ कह लें, आपको अपनी आसानी के लिए आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास 2 अलग से फंक्शन हैं, उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो उनकी मल्टीपल में भी वही आंसर आएगा जो लिमिट्स का आंसर आ रहा है। मीन्स कि आपके पास लिमिट जी अप्रोचेस जी नॉट एफ एट जी और कैपिटल एफ एट जी का मल्टीपल उसके पर एज अ होल लिमिट अप्लाई करें, उनका आंसर जो है स्मॉल डब्ल्यू नॉट कैपिटल का कैपिटल डब्ल्यू नॉट आ रहा था, तो एज अ होल आंसर उनका स्मॉल डब्ल्यू नॉट और कैपिटल डब्ल्यू नॉट का मल्टीपल आ जाएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन फॉर्म में फंक्शन 2 लिखे जा रहे हो तो उनका आंसर भी बिल्कुल इसी तरह से आएगा कि ऊपर जो है कहने का मकसद ये है कि यहाँ इन दोनों थ्योरम्स के अंदर कि लिमिट आप सेपरेटली लिख सकते हैं। आपके पास जब भी एज अ होल किसी कम्बिनेशन, किसी मल्टीपल, किसी क्वेश्चन में आप एज अ होल लिमिट अप्लाई करते हैं तो सेपरेटली लिमिट अप्लाई की जा सकती है और उसके बाद सेपरेट उनका आंसर आएगा। एक एग्जांपल देख लें जी, लिमिट को एवेल्यूएट करते हैं। जी अप्रोचेस टू 1 प्लस आयोटा है और जी स्क्वायर प्लस आयोटा पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है। वेरी सिंपल। आप क्या करें, आप जी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख लें, वो आपके पास आएगी प्लस आयोटा। वैसे जी स्क्वायर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, और एक आयोटा पहले से है, उनमें से आयोटा कॉमन ले लिया है। जी की जगह xy लिखा, ये 1 प्लस आयोटा को अप्रोच कर रहा है। इसे आर्डर पेयर फॉर्म में लिखे तो आपके पास 1 आएगा। लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे xy की जगह 1 पुट कीजिएगा, आपके पास आंसर जो है 0 + 3 आयोटा या सिंपली 3 आयोटा के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। अगेन वेरी सिंपल। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन हो एफ एट जी की इक्वल, वो किसी भी डोमेन के अंदर कंटिन्यूस तब होगा अगर स्पेसिफिक पॉइंट पर उसे हमने स्पेसिफिक पॉइंट पे चेक करना है, तो उस सूरत में होगा अगर उस पॉइंट पर वो कोई ना कोई फाइनाइट आंसर दे रहा हो, और दूसरा उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू अपॉन पॉइंट और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएं। अगर ये तीनों कंडीशन साबित हो गई तो फिर इस सूरत में फंक्शन कंटिन्यूस होगा, वरना डिसकंटिन्यूस होगा। इसी की एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म जो है ये आपके पास एफ एट जी माइनस एफ एट जी नॉट होल मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जी माइनस जी नॉट मॉड लेस देन डेल्टा होगा। ये भी वही बात है, एज जी अप्रोचेस टू जी नॉट देन एफ एट जी अप्रोचेस टू एफ एट जी नॉट। शो करें कि जी मॉड जो है ये कंटिन्यूस है कि नहीं। पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं, जी नॉट हमारे पास एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट है, तो जी कॉन्जुगेट जो है ये आपके पास होगा एक्स कॉन्जुगेट एक्स नॉट माइनस आयोटा वाई नॉट सॉल्व करने के बाद, तो इसका मतलब है फाइनाइट आंसर आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, फंक्शन डिफाइंड है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी लिमिट हमने चेक की, लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ गया एक्स नॉट माइनस आयोटा वाई नॉट, तो इसका मतलब है कि दोनों का आंसर सेम है। थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, तो हमें ये शो हो गया कि जी कॉन्जुगेट एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कब होगा? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ये आपके सामने शो हो रहा है कि अगर
बजाय स्पेसिफिक पॉइंट के दो अलग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज़ का डिस्टेंस लिया जाए, और जैसे जैसे वो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को कन्वर्ज करे एज z1 माइनस z2 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस दैन डेल्टा, मतलब z1 अप्रोच करे z2 को, तो वैसे वैसे फंक्शन की जो है वैल्यू है अपॉन z1 वो फंक्शन की वैल्यू एट z2 उसे अप्रोच करे। तो इस सूरत में फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहलाएगा। डेरिवेटिव आपको पहले से पता है कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है तो अगर उसके स्पेसिफिक ये फार्मूला आपके सामने शो हो रहा है एफ प्राइम एट जी नाट इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस जी नाट एफ एट जी माइनस एफ एट जी नाट ओवर जी माइनस जी नाट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो हम कहेंगे कि रिलेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया है। या इसका दूसरा फार्मूला है, अगर आप इसे इंक्रीमेंट फॉर्म के अंदर लिखें तो एफ एट जी नाट प्लस डेल्टा जी माइनस एफ एट जी नाट ओवर डेल्टा जी, इस पर लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस ज़ीरो अप्रोच जो है ये अप्लाई की, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो आप कहेंगे कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया है।